So sweet morning to all of you finally. In our last session we started with our fourth chapter and that is supply analysis. Let me revise at a glance for a minute. Supply depends on two conditions: capacity to buy and willingness to buy. Capacity to buy depends on stock and willingness to buy depends on price. Price is of two types. एक होता है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो अब भी मार्केट में है, दूसरा होता है रिजर्वेशन प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द सेलर इन हिज माइंड बिलो विच ही इज नॉट रेडी टू सेल हिज प्रोडक्ट। 150 में देगा नहीं देगा, यही ब्लू जींस था। अरे ये था ओके, इज इट ओके? अरे कुछ याद आया? फिर हमने एक डिस्टिंग्विश कवर किया स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई। Are yes or no? Yes. Total quantity of goods produced and stored. One part of stock offered for sale. 1000 में प्रोड्यूस किया, 400 में डिलीवरी में डाल दिया। Stock depends on production. Supply depends on stock. Stock can exceed supply. Supply cannot exceed stock. In case of perishable goods, stock and supply both are same. Sometimes old stock, ओजा स्वीट, केसर पेड़े, एक हफ्ते पहले का पेड़ा नहीं आया, 9 किलो का स्टॉक था, 12 किलो सप्लाई किया था, नीचे के थर्ड फ्लोर से निकलते गए भैया मोरे राखी के बंदे। यस और नो? फ्रेंड्स मेरे एग्जांपल को मत भूलो। और उस दिन हमने आपके अकाउंट्स की धज्जियां उड़ा दी थी। स्टॉक इज अ रिजर्व, कंसिडर्ड एज कैपिटल। सप्लाई इज अ फ्लो, इट इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम। क्लोजिंग स्टॉक हैज टू इफेक्ट्स। अकाउंट्स भूल गए वो सब कुछ। प्रूफ कर दिया था कि स्टॉक इज अ लायबिलिटी। जब तक वो सप्लाई मार्केट में हो और हाथ में इनकम ना आए तब तक वो टेंशन का काम था। करेक्ट? यस। नाउ टुडे वी आर ऑन द टॉपिक एट प्रेजेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब बिफोर आई डू सप्लाई एनी प्रोडक्ट इन मार्केट एज अ बिजनेसमैन, ओके, टोटल इट डिपेंड्स ऑन 12 फैक्टर्स। जब आप और मैं एक ग्राहक बन के कोई चीज डिमांड करते हैं ना, तो अपने दिमाग में एक साथ 11 चीजें चलती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करके भी एक टॉपिक था। डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन 11 फैक्टर्स, ओके। बट एज अ कंज्यूमर तो आप और मैं जब कुछ खरीदने जाते हैं तो अपने दिमाग में 11 चीजें चलती हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट आज एज अ बिजनेसमैन अगर मैं कोई चीज बेचने जा रहा हूँ तो इट डिपेंड्स ऑन दिस 12 फैक्टर्स। और ये सभी 12 के 12 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, ओके। सो लेट्स बिगिन विथ गिव द हेडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नोटबुक कंपलसरी, नोटबुक कंपलसरी, नोटबुक कंपलसरी। और इसका एहसास आपको F5 को S5 को में भी होगा, BF और BMS में भी होगा कि हाँ प्रशांत बोल के थक गए, हम नहीं माने। S5 इसी का इको का नोटबुक आपको और आगे 2 साल और काम लगने वाला है, कम से कम 2 साल और। अगर आप में से कोई फ्यूचर में CA या CS ऐसा कुछ सोच रहे हैं CA में, तो उनको भी काम लगेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अगर आपको भी बाजू में लिखना है नो टाइम भी, आप देख सकते हो। एग्जाम के लिए IMP नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में बोल दिया कि ओमेगा एक टॉपिक है, लेकिन आगे का आंसर समझने के लिए मुझे समझ में आना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, cost of production. Cost of production. Underline. Right. Higher the cost of production. Higher the cost of production will reduce the supply. Higher the cost of production will reduce the supply and vice versa। पता है ये वर्ड पता है? vice versa उसका उल्टा VICE VERSA vice versa मतलब उसका उल्टा। अब देखो हमने लिखा क्या, सब में एक एक दो लाइन नहीं आएगा, ऐसे छोटा छोटा लाइन, और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब व्हेन एवर यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, उसका हमें खर्चा आता है प्रोडक्शन का। कोई भी चीज बनाने का जो खर्च आता है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
और अगर कोई चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो प्रोड्यूसर जो है उसको वो चीज़ महंगे में बनेगी, इसलिए वो उसकी प्राइस बढ़ा देगा। जब उसकी प्राइस बढ़ा देगा तो हायर द प्राइस, लोअर इज द डिमांड, तो लोगों में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड ही कम होगी तो आप सप्लाई बढ़ा के करोगे क्या? फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल, कुछ सालों पहले मारुति सुजुकी कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि हम 5 लाख के करीब स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी अपर मिडिल क्लास में एक खुशी की लहर छा गई कि मारुति सुजुकी का ब्रांड नेम और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, क्योंकि ये एक पॉश कार गिनी जाती थी उस वक्त फैमिली के हिसाब से, स्मॉल फैमिली के हिसाब से, एक सब पॉश कार, और 5 लाख में ये गाड़ी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। लोग बहुत एक्साइटेड थे इस कार को लेकर, अपर मिडिल क्लास जो थी, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे वो खुश थे बहुत इस कार को लेकर। लेकिन अनाउंसमेंट के 2 महीने बाद ही मारुति सुजुकी के 2 प्लांट में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लफड़ा हो गया, मचमच हो गया। किसी ने एक आध का सर फोड़ दिया, किसी ने इसको गाली दे दी और बात चली गई मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हड़ताल पे, स्ट्राइक। 7 महीनों तक ये स्ट्राइक चली। दोनों अपने अपने ईगो पे लड़ गए थे। वर्कर्स को लगा कि हमारी कोई गलती नहीं इसलिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे, मैनेजमेंट को लगा हमारी कोई गलती नहीं इसलिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे। दोनों के ईगो ऐसे टकराए कि ईगो में अपने को एग्जाम्पल मिल गया। मारुति को उस वक्त 7 महीनों में 2400 करोड़ का नुकसान हो गया, 2400 करोड़ का। और 7 महीने बाद जब हड़ताल खत्म हुई और जब काम शुरू हुआ तब तक लोखंड महंगा हो चुका था, बिजली महंगी हो चुकी थी और वर्कर्स के वेजेस बढ़ चुके थे। तो कार 5 लाख में बेचने की जो बात थी वो तो बहुत दूर हो गई, उनको इसका जो कॉस्ट बनाने को खर्चा है वही 5.5 लाख तक पहुंच गया। मार्केट में मुंबई में उस कार के आते आते शोरूम में प्राइस पहुंच गई करीब 7.5 लाख रुपए। कुछ समझा आपको? क्योंकि वो कार को बनाने का खर्च ज्यादा हो गया था। तो बिकॉज ऑफ दिस हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोगों ने फील किया कि अगर हम 7.5 लाख का स्विफ्ट डिजायर खरीदे तो अगर इसमें 2 लाख और डाल दिया तो होंडा सिटी कार आ जाएगा। और होंडा सिटी का गुडविल जो है मार्केट में वो स्विफ्ट डिजायर से ज़्यादा है, क्योंकि होंडा सिटी लग्जरियस कार में आती है। तो अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं 7.5 लाख स्विफ्ट डिजायर का देता हूँ, 2 लाख और डाल दूँ, 9.5 पे तो होंडा सिटी मिल रहा है। तो इस रीज़न से स्विफ्ट डिजायर का डिमांड कम हो गया। अब जब डिमांड ही कम था तो फिर कंपनी वाले ज़्यादा प्रोडक्शन करे और ज़्यादा कार सप्लाई करे, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे कुछ समझा? क्योंकि अगर कार बनाते गए और बेच नहीं पाए तो क्या शोरूम में खड़ा करेंगे? तो वो स्टॉक बन गया, एंड स्टॉक इज अ लायबिलिटी। अरे कुछ समझ रहा है? तो बिकॉज ऑफ दिस हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कार बने तक महंगी हो गई, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई, इसलिए उसकी डिमांड कम हो गई, इसलिए उसकी सप्लाई कम हो गई। तो सप्लाई डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, right now, level of technology. Second point, level of technology. Underline. If old technology is used, supply will be reduced. Supply will be reduced. And vice versa. जितना आप पुराना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे उतना आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा और सप्लाई कम होगा। 2 अलग अलग एग्जांपल से क्लियर करूँगा। अगर आप ओजा वाले के वहाँ से पोटैटो वेफर खरीदते हैं, पोटैटो चिप्स वेफर, ओके, तो पुराना तरीका होता है उसका, जहाँ पे 7 लोग एक साथ सुबह से शाम तक काम करेंगे, ओके। एक बंदा आलू का छिलका निकालेगा, दूसरा उसका पीसीस करेगा, तीसरा उसको ड्राई करेगा, चौथा उसको फ्राई करेगा,
अरे नेचुरल सॉल्ट डालता है अंदर, तो बाहर का नमक कम पड़ता है। फिर 5वां उसको थैली में डालेगा, 6वां उसको सील पैक करेगा मोमबत्ती से सारे करो, और 7वां उसका वजन करेगा। 7 लोग मिलके सुबह से शाम तक काम करेंगे ना, तो भी 50 किलो वेफर मुश्किल से बना पाएंगे, क्योंकि ये पुराना तरीका है, इसलिए 50 किलो वेफर सप्लाई हो पाएगी। अब रिवर्स एग्जाम्पल समझाऊंगा। आप सबने कभी ना कभी लाइफ में एक आध बार तो खाया होगा लेज, LAYS, कि कभी टेस्ट ही नहीं किया है। लेज खाया होगा ना कभी ना कभी। फ्रेंड्स, ये लेज वाली जब वेफर बनाते हैं ना, 3 करोड़ रुपए का एक मशीन है वेफर बनाने का। ये वेफर बनाने की मशीन का प्राइस बोलूँगा 3 करोड़ रुपए। इट्स अ फ्रांस टेक्नोलॉजी, ये पूरा फ्रांस का टेक्नोलॉजी है। अपनी क्लासरूम जितना बड़ा एक मशीन होता है। ओनली 2 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। एक वर्कर उस कोने में खड़ा रहेगा, आलू का छिलका निकाल के आलू मशीन में डाल देगा। डिपार्टमेंट ए में अपने आप उसके मेजरमेंट के पीसीस हो जाएंगे, अपने आप को डिपार्टमेंट बी में जाएगा मशीन के अंदर ही, वहाँ पे लेजर लाइट से उसको ड्राई किया जाएगा, अपने आप को डिपार्टमेंट सी में जाएगा, वहाँ पे वो फ्राई हो जाएगा, अपने आप डिपार्टमेंट डी में जाएगा, वहाँ पे विथ मेजरमेंट उसके ऊपर नमक गिरेगा। ये बाजू के कोने में वर्कर खड़ा होगा, एल्यूमिनियम की स्लाइड पे वो सिर्फ ओपन पैकेट करेगा, वेफर गिरेगी, उसको सिर्फ पैकेट उठा लेगा, वेइंग स्केल पे वजन करने का डिजिटल, और एक पट्टी के नीचे से घुमा देने का, सिल पे हो गया। सिर्फ 2 वर्कर मिलके अगर 5 घंटे काम करेंगे ना, तो 500 किलो वेफर तो यूँ सप्लाई करेंगे, 500 किलो वेफर, ओनली 2 वर्कर्स विदिन 5 आवर्स। और ये ओझा वाला 7 वर्कर को बिठाएगा, 12 घंटे काम कराएगा और 50 किलो वेफर सप्लाई करेगा, क्योंकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। लेज वाला 500 किलो सप्लाई करेगा 5 घंटे में, बिकॉज इट इज न्यू टेक्नोलॉजी। तो सप्लाई डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। Higher the amount of subsidies, higher the amount of subsidies, 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 higher the amount of subsidies, comma, higher is the supply, higher the amount of subsidies, comma, higher is the supply, and vice versa, और उसका उल्टा, and vice versa। और ये सब्सिडीज पता है आपको, जब गवर्नमेंट आपको फिनेंशियली कोई हेल्प करती है, कोई चीज़ का प्राइस कम करने में, तो इट इज नोन एज सब्सिडीज। अगर आपके घर पे गैस का बाटला आता है, सिलेंडर, गैस का बाटला सिलेंडर, ओके, तो अगर आपके पास ऑरेंज रेशन कार्ड है और अगर आधार कार्ड से मम्मी ने अकाउंट को लिंक कराया है, तो मम्मी को पूछना। कुछ साल में 6 सिलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें 250 रुपया मम्मी के अकाउंट में वापस जमा हो जाता है, कि वो 250 रुपया सब्सिडीज है, मतलब आपसे उतना कम लेने का। अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा। सपोज नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि 12th इकोनॉमिक्स सभी को पढ़ना चाहिए, लाइफ में हर एक को एक बार 12th को पढ़ना चाहिए, फिर सच में पढ़ना चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, पूरी लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं आएगा आपके पास, ओके। तो अगर नरेंद्र मोदी को ये फील होता है कि 12th का इकोनॉमिक्स सबको पढ़ना चाहिए और प्रशांत सर के पास ही पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मोदी ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप 12th को प्रशांत सर के पास पढ़ते हो तो आपका जो फीस है वो मोदी पे करेगा। मतलब अल्टीमेटली ये सब्सिडीज हो गया आपके लिए, मतलब आपको फोकट में यहाँ पे आके मेरे को सुनने का, देखने का कार्टून और एंजॉय करने का, आपका फीस मोदी पे करेगा, बराबर है। अब थोड़ा अक्ल चलाओ, अगर मोदी आपका फीस पे करेगा और मैं आपके लेक्चर लूँगा, मुझे उसका पैसा मिल जाएगा, आपको कोई पैसा देने का नहीं। अब अगर वो सब्सिडीज का अमाउंट बढ़ गया तो मैं और लेक्चर लूँगा, नहीं समझा, क्योंकि मुझे और भी पैसा मिलेगा ना। अरे समझ रहा है, तो मोदी जितना सब्सिडीज मेरे को बढ़ा के देगा, मैं उतने और लेक्चर सप्लाई करूँगा। तो जब सब्सिडीज बढ़ जाती है तो हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं। जितना मोदी मुझे और स्टूडेंट का फीस देते जाएगा, मैं और बेच लेते जाऊँगा, और लेक्चर लेते जाऊँगा, और सप्लाई करूँगा। तो जितना सब्सिडीज ज़्यादा उतना सप्लाई
ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट कमाने को ज़्यादा मिलता है। ओके, आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, तो पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल देने को मना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो सब्सिडी होती है ना, वो गवर्नमेंट देती है। मतलब जितना वो ज़्यादा पेट्रोल बेचेंगे उतना और गवर्नमेंट से पैसा आते जाएगा। तो वो लोग कभी बोलेंगे हमको पेट्रोल बेचना नहीं है, वो तो पेट्रोल बेचने ही बैठे हैं, भले कम होता है पेट्रोल तो भी बेचेंगे, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, सब्सिडीज। तो जितना सब्सिडी ज़्यादा उतना मेरा प्रॉफिट ज़्यादा, इसलिए मैं और सप्लाई करूँगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, underline, write down. In case of substitutes, in case of substitutes, if price of tea rises, चाय की प्राइस अगर बढ़ जाएगी, if price of tea rises, supply of coffee will be more. Supply of coffee will be more. See, मैं बार बार ये एग्जांपल देते रहता हूँ, FI बीकॉम हो या BF हो या BMS हो या CA हो या CS हो या CMA हो, ये एग्जांपल सभी में आगे भी काम लगने वाला है। टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स, ये दोनों हॉट बेवरेजेस है। मतलब चाय पीने वाला कॉफ़ी पी के रह सकता है, कॉफ़ी पीने वाला चाय पी के रह सकता है। दुनिया में ऐसा कोई ये हटेला नहीं चाय कॉफ़ी दोनों घुसड़ के एक साथ पी है। ऐसा से कि लोग तारक मेहता में दिखाते रहते हैं, बाकी कहीं पर ऐसा दिखता नहीं है कि चाय और कॉफ़ी दोनों घुसड़ के कोई साथ में पीता हो, नॉट पॉसिबल। ओके, कोई ऐसा चाय को हटेला नहीं है। अगर आप चाय की डिमांड करोगे तो कॉफ़ी नहीं पियोगे उस वक्त, और अगर कॉफ़ी पियोगे तो उस वक्त चाय नहीं पियोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कहाँ कनेक्ट होगी? अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी, अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो टी ड्रिंकर्स विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। चाय पीने वाला क्या सोचेगा, जब ज़्यादा पैसा देना ही है तो चाय क्यों पिए, कॉफ़ी पिएंगे, स्टेटस का सवाल है। देखो एक बात समझो, चाय कटिंग आती है, कॉफ़ी कभी कटिंग में नहीं आती है। चाय 5-6 रुपये की पॉसिबल है, कॉफ़ी 20 रुपये से कम में पॉसिबल नहीं है। चाय में पानी का हिस्सा ज़्यादा होता है, कॉफ़ी में दूध का हिस्सा ज़्यादा होता है। अरे और क्या डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बना के लिखाऊँ क्या? चाय पीने वाले लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, चाय वो लोग पीते हैं जो इनको फिजिकली वर्क ज़्यादा करना हो, कॉफ़ी वो लोग पीते हैं जिनको मेंटली वर्क ज़्यादा करना हो। डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स इंक्लूडिंग मी, ओके, म्यूजिशियंस, आर्टिसन, सॉफ्टवेयर, ये सब कॉफ़ी पीते हैं। मेरा एक फंडा है, अगर मुझे खुद के पैसे से पीनी है तो मैं चाय पीता हूँ अगर किसी और के पैसे से पीनी है तो कॉफ़ी पी लेता। नहीं, कॉफ़ी एक स्टेटस सिंबल है फ्रेंड्स। आप कभी चाय पीने वाले को तरीका देखना, चाय पीने वाले यूँ भी पी सकते हैं, ऐसा आवाज़ करके। कॉफ़ी कभी किसी ने ऐसा पिया, ऐसा ऐसा डाल के ऐसा करके। चाय पीने वाले शंकर विलास हिंदू होटल में जाते हैं, वहाँ पे एक तंबी होता है, गंजी के ऊपर रुमाल डाल के घूमते रहता है, और वो ऑरेंज बहुत खतरनाक देता है। 2 कटिंग चाय मलाई मार के इलायची के साथ, टेबल नंबर 5। मैंने पूरे रेस्टोरेंट को पता चला हमने चाय मंगाई है। आप कभी सिसिली जाओ, पता चलेगा कौन सी कॉफ़ी मंगाई है, किसी को पता नहीं चलेगा आपने कौन सी कॉफ़ी मंगाई है। तो कॉफ़ी एक स्टेटस सिंबल है। ओके, तो अब जब चाय का प्राइस बढ़ेगा ना, तो कोई क्या सोचेगा, जब ज़्यादा पैसा देना ही है तो चाय क्यों पीऊँ, कॉफ़ी पियेंगे, स्टेटस का सवाल है। तो जैसे जैसे चाय की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। तो कॉफ़ी के प्रोड्यूसर को एक ही काम करना चाहिए, कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ाओ, कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ाओ। तो जब जब चाय की प्राइस बढ़ेगी तब तक कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ेगी। तो सप्लाई ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ टी, सप्लाई ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ टी। टाटा टी चाय की कंपनी है और टाटा कॉफ़ी कॉफ़ी की कंपनी है। मुझे नहीं पता आपको ये सब पता भी होता है कि नहीं। अगर कभी स्टारबक्स गए हो स्टारबक्स, कभी सुना है स्टारबक्स? वो टाटा वाले का है,
और वो कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए नहीं है। तो जब जब चाय महंगी होती है ना तो टाटा कॉफ़ी प्रॉफिट में आती है। टाटा टी को नुकसान होगा क्योंकि चाय महंगी है तो लोग कम खरीदेंगे, तो लोग कॉफ़ी खरीदेंगे, तो कॉफ़ी वाला कमाएगा, तो टाटा कॉफ़ी, मतलब टाटा कमाएगा वो पक्का हो गया। आप चाय पियो या कॉफ़ी पियो, टाटा की इनकम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। तो ये जो लॉजिक है बिजनेस का, तो कॉफ़ी का जो सप्लाई है वो चाय की प्राइस पे डिपेंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। सॉरी, मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते हुए थोड़ा समझने की ट्राई करना। लास्ट लेक्चर में आपके अकाउंट्स को चले लगाया था, क्लोजिंग स्टॉक, यही दो इफेक्ट काय को है, और फिर प्रूव किया था कि क्लोजिंग स्टॉक असेट मानो लायबिलिटी है, भले अकाउंट्स को भी बोले। आज हम आपके ओसी के साथ छेड़खानी करेंगे। ओके, लेकिन किसी सर को बोलो मत है सर आप अपना इको देखो ना, काय को बाकी सबको छेड़ते रहते हो। राइट, इफ द मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर इज, if the motive of the producer is, if the motive of the producer is not to earn profit, not to earn profit, if the motive of the producer is not to earn profit, supply may increase or decrease, supply may increase or decrease, or decrease। जिन लोगों का इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो, जिन लोगों को ओसी समझ में आया हो, उनको तुरंत मेरे पे डाउट आ रहा हो। आपके ओसी ने चिल्ला चिल्ला के आपको सिखाया है कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव वन प्राइमरी मोटिव, टू अर्न प्रॉफिट। अरे हर कोई भी चीज़ कोई क्यों बनाएगा? प्रॉफिट कमाने के लिए। यस और नो? तो ओसी बोलता है कि प्रॉफिट मोटिव होता है, ऑफकोर्स यस ऑफकोर्स होता है। मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि अगर कोई प्रोड्यूसर का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो सप्लाई बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अब आप बोलिए जरा पागल मेरे हटेले हो गए हो, कौन ऐसा पागल लेडा होगा कि जो प्रोड्यूस करेगा सामान और उसको प्रॉफिट नहीं कमाना है? हाँ, ऐसा होता है फ्रेंड्स। अगर किसी प्रोड्यूसर के दिमाग में बात चल रही है कि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, मेहरबानी करके उसको किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं करना। मैं पहले ही माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर कोई हर्ट होता है तो। ये एक इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसको कोई रिलीजन से कनेक्ट मत करो, टच मत करो, इसको इकोनॉमिक्स ही रहने दो। अगर आप में से कोई भी 10वें दिन को गणपति बापा के विसर्जन में अगर बाहर निकलते हो, 10th दिन, अरे बापा का विसर्जन, तो उस दिन बाहर जो माहौल होता है, अगर आपने कभी वो माहौल ऑब्जर्व किया हो, किया है कभी माहौल को ऑब्जर्व? कभी गए हो बीच तक, गए हो कभी कि नहीं जाते हो कभी? मैं श्यामा का तालाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जू बीच तक जाने की बात कर रहा हूँ। कभी गए हो फ्रेंड्स? मेरी सोसाइटी में सालों से ये रूल है कि गणपति बाबा की जो मूर्ति होती है ना, उसके बाजू में मेरे को बिठा देते हैं। बोले एक वाइट चूहा जिंदा मिल जाए तो काय को नहीं बिठाएगा। ओके, और जो भी खजाना होता है उस दिन वो सब मेरे पास होता है। गणपति बाबा के ऑर्नामेंट से लेकर पैसों से लेकर प्रसाद तक जो भी आप सोचो वो सब मेरे पास होता है। और जैसे ही ट्रक निकलता है 5 मिनट भी नहीं चला होता है और कहीं पे रोक दिया जाता है, आगे सब डांस भी होते रहता है ना, और तुरंत आ जाएंगे शरबत वाले। गणपति बापा मेरे को बोलने का मोरिया, अरे शरबत नहीं, अरे लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए। जलजीरा का शरबत मिलता है, रस्ता का शरबत मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा ट्रक आगे निकलता है ना, थोड़ा सा ट्रक आगे निकलता है तो बड़े बड़े टाउनशिप चालू हो जाते, 10वां माला 12वां माला, गर्ल्स सब मोबाइल में फोटो खींचती है। तो मैं भी थोड़ा खुश होकर गणपति की मूर्ति पकड़ता हूँ, जैसे मैंने पकड़ा हो। और मूर्ति मेरे से बड़ी होती है, वो मेरे को पकड़ दी और फिर ऊपर से चॉकलेट्स होकर गणपति बापा मेरे को मोरिया, थैंक यू। उस दिन मैं घर से 5-7 तीसरी लेके निकलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ जमा होता है। थोड़ा और आगे निकलते ना
ओके, तो पार्ले जी के पैकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पॉपकॉर्न नहीं समझा, कहीं कहीं पर तो कैंडी, अरे आइसक्रीम कैंडी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहता है। कहीं पे छाछ पिला दिया, कहीं पे पूरी भाजी, बड़े बड़े पांडाल लगे होते हैं, मंडप लगे होते हैं रोड पे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पता हो तो उसमें भोंपू बजते रहता है 4:30 बजे के बाद, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, फलाने दिन निमित्त बंधन का हार्दिक स्वागत है, आगे बढ़ते जाइए वड़ा पाव खाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए वड़ा पाव खाते जाइए, ऐसा करके ना 20-20 वड़ा पाव वो पिछवी में डाल के स्टेज के ऊपर से गणपति बप्पा ये ट्रक में मोरिया। मुझे आज तक नहीं समझा कि कौन से गणपति बप्पा वड़ा पाव खाते होंगे। उस दिन में 5-7 वड़ा पाव जमा कर लेता हूँ, हफ्ते भर का नाश्ता निकल गया। फ्रेंड्स, आप कभी सोच नहीं पाएंगे इस बात को जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे बेस्ट वड़ा पाव जिसके आते ना, उस संस्था का नाम है विश्व हिंदू परिषद, VHP। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि इसको रिलीजियस कनेक्शन नहीं देना, नहीं देना। इसमें कोई चटनी बटनी नहीं होती है, सूखा वड़ा पाव दे देते, पर गरम गरम वड़ा पाव, और उस टाइम माहौल अलाउल होता है तो चलता है। ओके, ये सिर्फ मैं मजाक कर रहा हूँ, बाकी मैं एक वड़ा पाव खाता हूँ प्रसाद समझ के, बाकी 5-7 वड़ा पाव जमा नहीं करता हूँ, उतना मेरा कैपेसिटी नहीं है। अब अच्छी सी बात समझा पाऊँ तो, अकेले मुंबई में शाम को 4:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, मतलब ये 5 घंटों में ये विश्व हिंदू परिषद वाले ना 1.5 करोड़ रुपए के वड़ा पाव सप्लाई करते हैं। 1.5 करोड़ रुपए के वड़ा पाव सप्लाई करते हैं। क्या इनको आलू फोकट में आता है? अच्छा, वड़ा क्या पानी में चलते हैं? तेल में चलते हैं ना, भले कैसा भी तेल हो, तेल में चलते होंगे, तो पैसा तो लगता है कि नहीं? अच्छा, पाव फ्री में आते होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है पाव कहाँ से आते हैं? बेकरी से आते हैं, और बेकरी कभी किसी हिंदू की नहीं होती है। नाम रखा है विश्व हिंदू परिषद, और क्या खिला रहे? वड़ा पाव, और पाव हमेशा मुस्लिम की बेकरी में बनता है। फ्रेंड्स, आज तक कभी किसी हिंदू की बेकरी मैंने देखी नहीं, आज तक पॉसिबल, मतलब मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी कि वो हिंदू की बेकरी हो, नॉट पॉसिबल। बार बार बोल रहा हूँ, इसको रिलीजियस कनेक्शन नहीं देना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये विश्व हिंदू परिषद 1.5 करोड़ रुपए का वड़ा पाव अकेले मुंबई में, मैं पुणे को नहीं गिन रहा हूँ, कोल्हापुर को नहीं गिन रहा हूँ, नासिक को नहीं, वो सब तो गिन ही नहीं रहा हूँ, ओनली मुंबई, वहां पे भी वो बांटते हैं, पर अकेले मुंबई में 1.5 करोड़ के वड़ा पाव सिर्फ 5 घंटे में फोकट में बांट देते हैं। उनको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए आपसे, तो उनको चाहिए क्या? नाउ डोंट से उनको वोट चाहिए नहीं, क्योंकि उनका इलेक्शन में कोई पार्टी ही नहीं है, उनका कोई कैंडिडेट इलेक्शन में होता ही नहीं है कि आप जिसको वोट डालोगे, मतलब उनको वोट भी नहीं चाहिए आपसे। आप सोच पाओगे उनको क्या चाहिए? गुडविल, करेक्ट। उनको दिमाग में ये बस चुका है कि छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आप हिंदू हो ना तो हम आपके लिए है। अच्छा, ये लोग काम क्या करते हैं वो तो मेरे को आज तक नहीं पता चला, मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि वो एक्चुअली काम क्या करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ पे मुश्किल होती है वहाँ पे वो दिखाई देते हैं, उनके वॉलंटियर दिखाई देते हैं। अब ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ना, उसमें उनका वॉलंटियर दिन रात काम कर रहे हैं फोकट में, लेकिन और कहीं पे भी उनको देखा नहीं कभी कुछ करते हुए। आई डोंट नो एक्चुअली वो क्या करते हैं। और उस दिन वड़ा पाव बांटने में दिखाई देते हैं। उस दिन वड़ा पाव शिवसेना वाले भी बांटते हैं, बीजेपी और कांग्रेस वाले भी बांटते हैं, सब लोग बांटते हैं अलग अलग। कुछ लोग समोसा पाव बांटते हैं, कुछ लोग दाबेली बांटते हैं, सब फोकट में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ, इन लोगों को आपसे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, आपका वोट भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में एक नाम जाए, विश्व हिंदू परिषद। बाकी करने वाले कुछ नहीं अपने लिए, बस गुडविल। कुछ समझा आपको? और जब ये मोटिव हो ना तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। अगर एक बार प्रॉफिट चाहिए समझ चाहिए, प्रॉफिट की बात खत्म करो। लेकिन प्रॉफिट, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ, मुझे को पगार चाहिए तो बराबर है कि चलो पगार चाहिए, पर मैं सर को बोलूँ सर मैं फोकट में पढ़ाने आऊँगा, तो सर को सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या प्लान करके बैठा हूँ कि मेरे को फोकट में पढ़ाने को तैयार, मतलब कुछ तो बड़ा मामला है, तो फिर बड़ा स्कैम होने वाला है। अरे कुछ समझा? यस। तो ओसी बोलता है कि हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है। मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि इनके पास कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो लोग वड़ा पाव की सप्लाई बढ़ा देते हैं, फोकट में बांटते हैं और सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, गुडविल क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल फैक्टर्स।
natural factors. And again, if monsoon is favorable, supply will be more. If monsoon is favorable, supply will be more. monsoon बोले तो जितना बारिश अच्छा उतना हर चीज का प्रोडक्शन ज्यादा, उतना हर चीज का सप्लाई ज्यादा। मुझे नहीं पता कि आपका नॉलेज क्या है, लॉकडाउन आपको कितना समझा है। इस बार बारिश बहुत अच्छा हुआ है, पता है आपको? अरे हम लोग लॉकडाउन में थे ना, बाकी बारिश तो बहुत अच्छा हुआ है, बारिश तो थोड़ी लॉकडाउन था। और इस बार बारिश अच्छा हुआ है ना, इसलिए जो खेतों में फसल हुई है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो जितना बारिश अच्छा उतना खेतों में प्रोडक्शन ज़्यादा, गन्ने का प्रोडक्शन, शुगर केन, जितना शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा उतना शक्कर का प्रोडक्शन ज़्यादा, जितना शक्कर का प्रोडक्शन ज़्यादा उतना स्वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा, उतना सप्लाई ज़्यादा। अरे कुछ समझा? मतलब हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा, क्योंकि बारिश अच्छा हुआ है तो सप्लाई भी ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक करके तो करेंगे क्या, लायबिलिटी है तो बेचना ही है। ओके, तो जितना बारिश अच्छा उतना प्रोडक्शन ज़्यादा, उतना सप्लाई ज़्यादा। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन underline, write down. If the price of any commodity, if the price of any commodity is expected to rise, is expected to rise, so in near future, in near future, the present supply, the present supply will be reduced, the present supply will be reduced, सी बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना, डिमांड में भी ये बात आएगी, सप्लाई में भी ये बात आएगी। मैं डिमांड की भी बात क्लियर करूँ, सप्लाई की भी बात क्लियर करूँ। ओके, अगर मेरी मम्मी हर महीने किराने का सामान एक ही दुकान से खरीदती है, पूरा लिस्ट बना के घर से जाती है, दुकानदार को दे देती है। एक बार दुकानदार नोट डाउन करते हुए बोला कि मैडम आपने इसमें शक्कर तो लिखा ही नहीं। मम्मी ने कहा शक्कर घर पे 5 किलो पड़ी है, डिब्बे में जगह नहीं है। दुकानदार कहा मैडम आपको एक बात बताऊँ, अगले हफ्ते से शक्कर का भाव 5 रुपया और बढ़ेगा, है 5 किलो और भेज दो। ये लेडीज लोगों का है बहुत खतरनाक होता है। अब भी बोलती थी 5 किलो डिब्बे में जगह नहीं है, घर पे पड़ी है, और अब बोलती 5 किलो और भेज दो। अब जगह कहाँ से आ जाएगी? बोले डिब्बा बाजू वाले से लेकर आएंगे। पर 5 किलो प्राइस बढ़ने वाली ये न्यूज़ मिला ना, इसलिए अब भी ज़्यादा खरीदो। ये कब का समझाया मैंने? डिमांड के बारे में। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट सप्लाई के बारे में आते हैं। अगर बाद में कोई भाव बढ़ने वाला है, ये मेरे को न्यूज़ मिल गया, तो मैं जो सामान अभी बेच रहा हूँ ना, उसकी सप्लाई में अभी कम कर दूँगा। याद करो लास्ट लेक्चर, मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, याद आया? 1000 पेन का प्रोडक्शन था, 12 रुपये में बनाता था, 15 में बेचता हूँ, 1000 पेन का रोज का सप्लाई है। अगर किसी जासूस ने मुझे फ़ोन करके बोल दिया, कोने कोने में हमारे जासूस फैले हुए हैं, अगर किसी ने बोल दिया कि सर आप जो पेन 15 में बेचते हो ना, एक हफ्ते बाद मार्केट में इसका प्राइस 20 रुपया होने वाला है। अब मुझे न्यूज़ में का 20 रुपया होने वाला है, कब? एक हफ्ते बाद। तुरंत एक फ़ोन आया, सर पेन भेजिए ना। मैंने कहा सॉरी, सभी वर्कर्स क्रिसमस की छुट्टी मनाने गाँव गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, भेजता हूँ। ऐसा झूठ बोला। पेन तो आज भी रेडी है, नहीं समझा। 2 दिन बाद फोन आया, सर पेन, अरे वर्कर्स तो आ गए लेकिन पावर कट चल रहा है, 2 दिन में भेजता हूँ।
2 दिन बाद फोन आया, सर पेन, अरे बिजली तो आ गई है पर मशीन बिगड़ गया है। इंजीनियर को बुलाया है, वो 2 दिन के बाद आएगा, भेजता हूँ। 2 दिन के बाद फोन आया, सर पेन, अरे रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, बस 2 दिन में भेजता हूँ। ऐसा करके 4 बार झूठ बोल के 2 दिन का कैंटीन निकाल दिया। 9वें दिन मैं खुद फ़ोन करके बोलता हूँ क्या आज पेन भेजूँ ना? अरे हाँ सर भेजिए ना। हाँ ठीक है, तो 20 रुपये भेजता हूँ। सर 20 रुपये को 15 रुपया? अरे मार्केट का रेट को 20 रुपया हो गया। आपको एक बात समझ नहीं होगी, 12 में बनाकर 15 में बेचा तो 3 रुपया कमाने वाला था, अभी मैंने बनाया तो 12 भी है, और कितने में बेच रहा हूँ? 20 में। 4 बार झूठ बोलकर एक पेन के ऊपर मैं 5 रुपये ज़्यादा कमाने वाला हूँ। मतलब 1000 पेन सप्लाई करके 5000 ज़्यादा कमाऊंगा। पहले 3000 कमाने वाला था, 8000 कमाऊंगा। तो 4 बार झूठ बोल के अगर ये काम होता है, बोलो करने का कि नहीं करने का? बोलो करने का कि नहीं करने का? गांधी जी के देश में तो कुछ इच्छा नहीं जैसा जी को ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है ऐसा करने का। और फिर वर्कर को खुश करेंगे, 5 रुपये का मिठाई खिला देने का, जलेबी फाफड़ा मंगा के। वर्कर भी खुश कि हमारे साहब कितने अच्छे, उनको पता नहीं है साहब अच्छे बच्चे कुछ नहीं है, ये पाप और पुण्य का बैलेंस शीट टेली कर रहे हैं, क्योंकि 4 बार झूठ बोल के सब पाप जमा किया था। कुछ समझा? तो अगर मुझे पता चले कि बाद में प्राइस बढ़ने वाला है, मैं अब भी सप्लाई को रोक दूंगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई करके ज़्यादा कमाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हम वापस आपके ओसी को छेड़ने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ रोड्स आर प्रॉपर, ROADS, रास्ते, ये रास्ते हैं प्यार के। इफ रोड्स आर प्रॉपर, ठीक ठाक, इफ रोड्स आर प्रॉपर, कोमा, supply will be more. If roads are proper, supply will be more. कुछ कनेक्शन समझा आपको? रास्ते ठीक ठाक हो, उसको सप्लाई से क्या कनेक्शन? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहता है ना, तो सप्लाई बढ़ जाती है। 2 बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ। आज से करीब 25 साल पहले जोगेश्वरी वेस्ट में से अगर किसी बंदे को ट्रक में सामान भर के पुणे जाना होता, तो सुबह अगर वो 5:30 बजे ट्रक निकालता, 7:30 बजे तक में अंधेरी फ्लाईओवर ब्रिज से बैंड्रा साइन का रूट पकड़कर वो खपोली पहुंचता सुबह 9:30 बजे। उसके बाद वो खंडाला घाट चढ़ता, विच वॉज वेरी रिस्की घाट, बहुत सिक्योर सा रास्ता है, एक बाजू खाई एक बाजू पहाड़, और इतना हाइट पे। अब अगर वो ट्रक सामान लोडेड भरा हुआ है तो 20 के ऊपर उसकी स्पीड नहीं होगी, और कंटिन्यूस टर्न पे टर्न है वो। वहाँ पे रोज के 7 एक्सीडेंट होते हैं, रोज के, पर डे 7 एक्सीडेंट रोज के होते हैं। 3 बार उस खंडाला घाट पे मौत को मैं 3 बार हाई करके खुद आया हूँ। 3 बार मौत को मैंने बहुत नज़दीक से हाई किया है, हाई बहुत नज़दीक से, थ्राइस इन माय लाइफ। तो 9:30 बजे वो खपोली से चढ़ना शुरू करेगा खंडाला घाट। एक्चुअली रास्ता 40 मिनट का ही है, और उसको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत स्लो में उसको पूरा घाट चढ़ना पड़ेगा। तो 11 साढ़े 11 के आसपास वो भाई साहब लोनावाला पहुँचेंगे, ढाबे पे ट्रक रोक के चाय नाश्ता करेंगे, ऊपर आएगा शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं बच गया, घर पे बीवी को फ़ोन करेंगे मैं हूँ, क्योंकि रोज के 7 एक्सीडेंट, मतलब सबको ही पता है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ। ओके, बहुत रिस्की घाट था वो उस वक्त। और बाद में वो अगर 12 बजे लोनावाला से निकलता है तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पुणे पहुँचेगा, लंच करेगा, ट्रक खाली करेगा, 6, साढ़े 6 बज जाएंगे, सामान भरेगा, 8 बज जाएंगे, सोचेगा चल कल ही निकलता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो पुणे से वापस जोगेश्वरी के निकलेगा, और दोपहर को 3 बजे जोगेश्वरी वेस्ट में अपनी बीवी के साथ होगा नेक्स्ट डे। ये मैं 25 साल पुराना टाइम टेबल बता रहा था। अब मैं आज की बात करूँ तो भी अगर वो 5:30 बजे जोगेश्वरी वेस्ट से निकलेगा, वो अंधेरी तक जाएगा ही नहीं, वो इसी फ्लाईओवर से ईस्ट में आएगा, जहाँ से JVLR जोगेश्वरी विक्टोरी लिंक रोड कालीमार्ग विक्टोरी के रास्ते से सीधा मानखुद से वाशी का ब्रिज पकड़ के, नॉट गेटिंग, पनवेल से सीधा लोनावाला का एक्सप्रेस हाईवे, पता है सब कुछ, एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ पे
मिनिमम स्पीड 60 का, कोई घाट चढ़ना नहीं है, सिंपल से 2 टनल आते हैं और कुछ नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, पूरे रास्ते में कुछ नहीं है। अगर वो बंदा बीच में इसका ब्रेक नहीं लेगा तो सुबह 11:30 बजे वो पुणे टच हो जाएगा। अगर 1 बजे तक लंच किया, 2 बजे तक ट्रक खाली किया, 4 बजे तक ट्रक चढ़ाया, चाय पी के 4:30 बजे भी निकला, रात को 11:30 बजे वो जोगेश्वरी बेस में अपनी बीवी के साथ होगा। कुछ समझा? सेम डे 2 जर्नी हो गई, मतलब सामान लेकर गया, वापस लेकर भी आया। क्यों? बिकॉज ऑफ एक एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे कोई मचमच ही नहीं है, कोई ट्रैफिक, कोई सिग्नल का मचमच कुछ है ही नहीं, बस गाड़ी चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आप पहुँच जाओ। मैं वापस ओसी को चैलेंज कहाँ मांगू? देखो, ओसी ने सिखाया है कि जो सोल प्रोप्राइटर ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वो सिर्फ लोकल एरिया में ही अपना बिजनेस चलाते रहते हैं। यस और नो? पर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नीता वॉल्वो, नीता ट्रैवल्स, सुना है कभी नाम? वॉल्वो बस, नीता वॉल्वो, जोगेश्वरी वेस्ट एसवी रोड से लोनावाला के लिए बारिश के टाइम पे हर 20 मिनट में इनका एक बस निकलता है, हर 20 मिनट में एक बस। इतना तो दादर में सेंट्रल रेलवे में लोकल ट्रेन नहीं आती है। आप बोलिए सर कैसे पहुंचे, कितना बस रखा है मतलब उसने? आपको सुनकर भी सेन लगेगा। हर 8वीं बस है ना, वो जो पहली बस थी ना वही है, जो पहली बस सुबह निकली है ना, विदिन 1 hour 35 minutes वो लोनावाला पहुंचा देते हैं। एक्सप्रेस हाईवे, सुबह ट्रैफिक नड़ेगा नहीं, उसको स्पीड में निकालेंगे मस्त। और कहीं पे ब्रेक में कुछ होल्ड, कोई होल्ड नहीं है, कुछ है ही नहीं बीच में, नो स्टॉप नथिंग। और वहां पे सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेगा, ड्राइवर बाथरूम जाएगा, चाय पिएगा, टर्न लेके वापस वहां से बस शुरू यहाँ पे। तो जो पहली बस निकली थी वही घूम के 8वीं बस वापस वही है, और हर 20 मिनट में एक बस। बारिश के टाइम की बात कर रहा हूँ, लोनावाला मॉनसून सीजन के लिए स्पेशली, और अभी दिसंबर में होता है क्रिसमस के लिए, कंटिन्यूस बस चलती रहती नीता वॉल्वो। अब ये एक प्रोप्राइटर कंपनी थी, सोल प्रोप्राइटर, अकेला मालिक था। फ्रेंड्स, आज ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और बहुत सारी जगह पे इसकी बस घूम रही है, नीता ट्रैवल्स, नीता वॉल्वो। मतलब अब ये लोकल एरिया बिजनेस नहीं रहा। जबकि ओसी बोलता है कि अगर आप सिंगल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर, तो आपका बिजनेस का एरिया लोकल होता है। नीता वॉल्वो के लिए अब ये लोकल नहीं रहा, जबकि वो भी एक अकेला मालिक था। भले आज तो उसने प्राइवेट कंपनी बना दी है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस हाईवे की वजह से उसका ये बिजनेस चल पड़ा। फ्रेंड्स, ये होता है बिजनेस, ये होता है इकोनॉमिक्स। मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई में अगर आपके पास थोड़ी अक्कल हो, थोड़ी आप मेहनत करने को तैयार हो, तो थोड़ा नसीब साथ दे दे, तो आपको पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप, नो वन। 3 चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, तो इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटीज। नेचर ऑफ कमोडिटीज। In case of perishable goods, in case of perishable goods, supply will be more. कुछ याद है? दूध का डेयरी, 3 लीटर दूध, याद आया? पैसे में मत रखो, कुत्ते को पिला दो चलेगा, रोड पिला दो चलेगा, पोखर में पिला दो चलेगा, घर पे ले जाओ चलेगा, उसमें नहीं रखने का, वरना कैसी लगेगी दूध की दुकान। याद आया कुछ? तो पेरिशेबल गुड्स के मामले में सप्लाई बढ़ा दो, कुछ भी करके जाने दो, स्टॉक तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन,
consumption higher the amount of self consumption will reduce the supply. Higher the amount of self consumption will reduce the supply in local market. Will reduce the supply in local market. सेल्फ कंजम्पशन का एक आसान मतलब होता है पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स। जो सामान हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाहर मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ हमने खुद के लिए इस्तेमाल कर ली। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज क्लासरूम का कैपेसिटी 50 स्टूडेंट का है 50, ठीक है, और 45 स्टूडेंट्स बाहर के एडमिशन हमने बिठाए और 5 स्टूडेंट्स हमारे खुद के पहचान वाले ही हैं, नाते नाती पोते पोती भतीजे भतीजे उनको बिठा दिया है। अब ये 5 लोग घर के लोग हैं जिनसे फीस तो मिलने वाला है नहीं, और लोग दादागिरी गांव भर की बताएंगे, आपको भी और मेरे को भी, सबको। आपको ये पेड़ कर लेना, आप बोलेंगे ए संभाल भाई, ए मेरे चाचा का क्लासरूम है ये, मेरी मर्जी कुछ भी करो, ए इसी का फ्लेम इधर घुमा, चाचा को बोल दूंगा बोलो। और मेरे को भी बिंदास, सर याद है ना, हाँ पता नहीं क्या याद कर रहा है वो। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने भी वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा है कि नहीं। उसमें मैंने पूरा लॉ है ना कबीर सिंह मूवी से एग्जाम्पल के साथ समझाया है, देखा ही नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वीडियो लेक्चर में पूरा मैंने कबीर सिंह के मूवी से समझाया है। ये प्रूफ है कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, पता ही नहीं क्या था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसरों में आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू। अब अगर वो बच्चा उस बात को पकड़ लेगा, सर घर पे बोल दूं कबीर सिंह, तो मतलब मेरे को चुप क्यों, क्योंकि वो तो पहचान वाला है, मतलब वो फीस तो देंगे और कहानी तो गांव भर की करके जाएंगे। तो जब आपके खुद के लोग ही आके बैठ गए तो बाहर कैसे सप्लाई करोगे? अगर वो 5 लोग नहीं होते मेरे पहचान वाले तो मैं 5 एडमिशन और लेता, तो वो लोग तो फीस भी देते। अरे कुछ समझा? तो जब खुद के लिए हम सामान इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको बाहर सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उतना इनकम जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। Exports and imports. Anyway, more exports will reduce the supply. More exports will reduce the supply and more imports will increase the supply and more imports will increase the supply in local market. देखिए दोनों एग्जांपल एक दूसरे से उल्टा जाएगा। अगर रत्नागिरी हाफूस इसको हम बाहर एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करते हैं तो मुंबई के मार्केट में वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे भी फ्रेंड्स आप और भी जो रत्नागिरी हाफूस देखते हैं ना मुंबई में, समर सीजन के स्टार्टिंग में जो देखते हैं 1200 रुपये डजन का भाव, 100 रुपये का एक, वो भी रियल हाफूस नहीं है। रत्नागिरी का रियल हाफूस इतना बड़ा जो फ्रूट होता है ना वो तो सीधा एक्सपोर्ट होता है, तो मुंबई के मार्केट में वो दिखता ही नहीं है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। रिवर्स एग्जाम्पल, 2 रुपये का या 3 रुपये का जो प्लास्टिक का पेन आता है, चाइना का पेन,
जो आपके हाथ में होता है, सबके हाथ में वही दिखता है, क्योंकि चाइना से हम उसी को इंपोर्ट करते हैं। तो जो चीज़ का आप इंपोर्ट बढ़ाओगे उसका सप्लाई मार्केट में ज़्यादा दिखेगा। यस, आप में से कुछ लोग तो हर लेक्चर में घूमा लेते हैं, 3 रुपये का है, छोड़ना है यार, घूमते भी नहीं, गिर गया 3 रुपये का है, घुसा लेंगे, राइट। तो जितना वो चाइना के पेन का इंपोर्ट ज़्यादा करते हो उतना लोगों के हाथ में वही दिखाई देगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और जितना हाफूस ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो उतना मुंबई में जो गायब हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज, in case of natural calamities, in case of natural calamities, like floods, फ्लड नहीं है वो बॉयज लोग करते हैं, वो नहीं, फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप, जो लड़कों की जिंदगी में आते रहते हैं। आपको पता है लड़कों को दोनों बाजू नुकसान है, अपने को सब बाजू नुकसान है। अगर लड़की स्माइल करेगी तो दिल में बाहर आ जाएगी, अगर लड़की गुस्सा करेगी तो जीवन में भूकंप आ जाएगा, मतलब अपने को तो दोनों बाजू नुकसान है। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड, supply will be reduced। फ्रेंड्स, मैं 2 बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की तैयारी में। 26 जुलाई 2005, शायद आप बहुत छोटे थे, 2005 आपका बर्थ नहीं हुआ था, बोर्न हुए थे? हाँ। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड। हाँ, 2005 में आप लोग बोर्न हो चुके थे? नो। पेरेंट्स को पूछना, 26 जुलाई 2005 का दिन मुंबई पूरा पानी पानी हो चुका है। जोगेश्वरी एसवी रोड पे फ्रेंड्स यहाँ तक पानी, यहाँ तक मेरे बहुत सारे पहचान वाले फंस गए थे, अटक गए थे, मैं खुद इतने पानी में था। ओके, अब आप सोचो क्या हाल होते होंगे उसमें। और उस वक्त अंधेरी शाकीनाका के एकता कपूर के स्टूडियो में 3 फीट तक पानी भर चुका था, उसके कैमरे में पानी घुस गया। और उस वक्त स्टार प्लस पे उसकी 2 बड़ी सीरियल चल रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। मजे की बात बताऊं तो ये दोनों ही सीरियल का शूटिंग रोक देना पड़ा, और अगले 1 महीने तक स्टार प्लस ने इसको रिपीट टेलीकास्ट दिखाया, जहाँ पे 104 साल की उम्र की बात टपक गई थी। तुलसी नाम की बहू आके उसको तुलसी का पत्ता खिला के जय श्री कृष्ण करके खड़ा कर देती है, वापस वो टपक जाती है, वापस तुलसी आती है, पत्ता खिला के वापस जय श्री कृष्ण करके खड़ी हो जाती है। जो सास ने बहू को चाबी का जुड़ा दे दिया था, वापस झगड़ा करके ले लिया था, वापस दे दिया और झगड़ा करके वापस ले लिया। नहीं समझा? अरे रिपीट टेलीकास्ट था। क्यों? क्योंकि कैमरे में पानी घुस गया था। तुलसी और पार्वती दोनों पानी में खड़ी, दोनों बहू है, और वो जो कैरेक्टर थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर आपको अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल चाहिए, लेटेस्ट एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और शूटिंग को रोकना पड़ा, तो सभी सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट चालू हुआ। अरे यस और नो? अनुपमा ने बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड को काव्या से पीछा छुड़ाया था, वापस वो काव्या के पास चला गया, वापस पीछा छुड़ाया, वापस चला गया। यस, क्योंकि और कुछ भी था ही नहीं, और कुछ तो था ही नहीं। ये तारक मेहता वाले तो 2010 का क्रिसमस मना रहे थे, 2020 में 2010 का क्रिसमस मना रहे थे, क्योंकि और कुछ होना तो चाहिए शूटिंग के। क्यों नहीं हो पाया सप्लाई? कोई भी एपिसोड सप्लाई नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम था, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, राइट? तो आप सब पूरा नावला वापस शुरू किया। रामायण और महाभारत तो कहाँ से लेकर आ गए बाप रे बाप? देखा किसी ने? जो रामायण जो महाभारत उस वक्त आज वापस वही का वही सब रिपीट कराया, और लोग ज्यादा ध्यान से देखने लगे। उस वक्त जिन्होंने देखा तो वो और देख रहे थे, इनको लगा इस बार कुछ नया होगा।
अरे वही कैसे लगाया है, नया कैसे होगा? उस वक्त जैसा रावण मरता वैसा ही अभी मरेगा, सोचो कुछ अलग हो जाएगा। अच्छा अभी वो लेजर लाइट से मरेगा नहीं फ्रेंड्स। तो जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, तो सप्लाई कहाँ से होगा? इससे सप्लाई कम हो जाता है। तो सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन दिस 12 फैक्टर्स। ठीक है, अब ये आंसर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, करेक्ट नहीं था, तो काय को इतना पकाया फ्रेंड्स? इसलिए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 7 10 एंड 12 इसको मार्किंग कर दो। 1 2 3 4 5 कुछ भी मार्क कर दो, रहेगा थोड़ा सा मार्किंग कर दो। 1 2 3 4 5 7 10 12 7 10 एंड 12 इसको मार्क करके रखो, ये हमें बाद में एक काम लगेगा। ओके, इसलिए पकाया, टाइम पास नहीं कराया। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी आंसर पे जा रहे हैं। मोस्ट आई प्रशांत, चलो मेरे साथ लिखेंगे। स्टेट एंड explain law of supply। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय मार्शल, इसका कोई छेड़खानी नहीं करेगा। एक्सप्लेन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रशांत, इसका कोई भी छेड़खानी करो चलेगा, मेरे साथ नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ। और लॉ ऑफ सप्लाई मतलब लॉ ऑफ सप्लाई, क्या अपने में से किसी को भी लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी याद है? Law of demand, other things remain constant. The larger the price of a commodity, the smaller is the quantity demanded, and vice versa. It means higher the price, lower the demand, lower the price, higher is the demand. अरे जो जिसका प्राइस ज़्यादा है उसकी डिमांड कम होती है, और जो जिसका प्राइस कम है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, वो कंज्यूमर की सोचती है। अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट बिजनेसमैन की सोच है लॉ ऑफ सप्लाई। ये बिजनेसमैन की सोच है लॉ ऑफ सप्लाई। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एक बात तो समझना, 8 मार्क का आंसर आएगा ये, 8 मार्क्स। 2 पेज भर के लिखना होगा मिनिमम, 2 साइड्स ऑफ फुल स्केप पेज, 2 साइड्स ऑफ फुल स्केप पेज मिनिमम बोलो, मिनिमम। ओके फ्रेंड्स, अब से अपने लेक्चर में आपको नोटबुक में पेंसिल पट्टी सब कंपलसरी लेके आना पड़ेगा, डायग्राम्स भी आते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विथ स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट आएगा पहले, स्टेटमेंट स्मॉल एरो पे लिखो स्टेटमेंट। डबल इनवर्ट कॉमा स्टार्स, अदर थिंग्स remain constant, the supply of a commodity expands with rise in price and contracts with fall in price. डबल इनवर्ट कॉमा ओ फुल स्टॉप। छोटा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है, कोई बहुत सुपर स्टेटमेंट है, और ये मार्शल ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी की पूरी दुनिया ठहर चुकी है, थम चुकी है, रुक चुकी है। बोले तो दुनिया गई खड्डे में, मेरे को क्या हाथ तू, सिर्फ 2 चीज को मैं देखूंगा, बाकी पूरी दुनिया गई खड्डे में। एक प्राइस जिसको मैं बेच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, और उसका सप्लाई, बस ये 2 चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या समझ में आएगा। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्सपांड्स मतलब बढ़ना,
उस चीज की सप्लाई में बढ़ा दूंगा विथ राइज इन प्राइस, अगर उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कम कर देना, मैं उस चीज की सप्लाई कम कर दूंगा विथ फॉल इन प्राइस, अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो। मतलब जो जिसका प्राइस बढ़ेगा उसको मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा ज्यादा कमाने के लिए, और जो जिसका प्राइस कम हो जाएगा उसकी सप्लाई को मैं कम कर दूंगा। एक सुपर एग्जांपल 2 तरीकों से समझाने की ट्राई करूँ। आज से करीब 15 साल पहले जब टाटा नैनो कार लॉन्च हुई तो ये कहा गया था कि ये 1 लाख रुपए में मिलेगी। वो बात अलग है कि इसका मिनिमम प्राइस 2 लाख रुपया था। ओके, ये दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे छोटी कार थी, टाटा नैनो, खुशियों की चाबी, ऐसा स्लोगन था उसका। जब ये कार लॉन्च हुई तो टाटा मोटर्स कंपनी ने सभी मीडिया चैनल पे, सभी न्यूज़पेपर में भर भर के इसका एड शुरू किया। जहाँ देखो टाटा नैनो, टाटा नैनो, इतना एड, बाप रे बाप। 6 महीने के बाद, सॉरी 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, टाटा मोटर्स कंपनी ने एक और कार लॉन्च किया, टाटा मांजा। ओके, और ये कार होंडा सिटी की कंपटीशन में हुई। 10 लाख की गाड़ी थी, होंडा सिटी 10 लाख की, सॉरी ये 7.5 लाख की गाड़ी थी, पर बाकी सब फीचर से जो होंडा सिटी में था सब कुछ टाटा मांजा में था। सिर्फ होंडा सिटी बाहर की कंपनी और ये इंडिया की कंपनी, उतना फर्क। ओके, जब टाटा मांजा कार 1 साल के बाद लॉन्च हुई तो टाटा मोटर्स कंपनी ने टाटा नैनो की एड टोटल बंद कर दी। नैनो की एड कहीं पे नहीं दिखाई, सब जगह बंद, और भर भर के एड चालू हो गई टाटा मांजा। सभी बड़े बड़े मॉल में, इनऑर्बिट मॉल, ग्लोबल्स मॉल, इन्फिनिटी मॉल, वहां पे उसने एक एक कार शोरूम के अंदर खड़ा कर दिया, मॉल के अंदर बीचों बीच, लोगों को सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। उस बहाने लोगों के दिमाग में डाल दिया टाटा मांजा। आपको पता ऐसा क्यों किया उसने? क्यों नैनो की एड बंद कर दी? नैनो 2 लाख की गाड़ी थी और एक कार बेचकर उसको 60,000 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट 1,40,000 में पड़ती थी, 60,000 वो कमा रहा था। टाटा मांजा 7.5 लाख की गाड़ी थी और वो एक कार बेचकर 2.5 लाख कमा रहा था। कुछ समझ में आया? कौन सी कार बेचने में उसको मजा आता था? ऑफ कोर्स टाटा मांजा। ये सुनो, क्योंकि अगर वो मांजा एक कार बेचेगा मतलब कि उसने 4 नैनो का प्रॉफिट कमा लिया। अरे समझ रहा है? यस, हर बिजनेसमैन ऐसा ही सोचता है, इंक्लूडिंग मी। ज्यादा दूर मत जाओ, यही का एग्जांपल यहीं पे ले रहा हूँ। बाहर जाके 4 दीवारी के अंदर की बात है, बाहर शेयर नहीं करने का। मैं FIJC के एक बैच को अभी लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन 12th के 5 बैच को पढ़ा रहे हैं। आप लोग खुद का याद करो, FIJC में अगर आप यहीं पर थे तो आपकी फीस थी 6,000 रुपीज यहाँ है, और 12th की आपकी फीस क्या है? 12,000 रुपीज, सीधा डबल। अरे ये सुनो, जो लोग FIJC में पूरा साल मेरे पास पढ़े उनको बराबर याद होगा, एकदम बराबर याद होगा। हफ्ते में एक ही लेक्चर लेता था, टेक्स्ट बुक से सीधा। किसी ने कुछ जो मार्किंग दिया वो दे देता था, किसी ने पढ़ लिया, सबको मार्किंग करा दिया। यहाँ वहाँ का एग्जाम्पल दिया, 2 लेक्चर में एक चैप्टर फिनिश। नहीं समझा? जुलाई एंड से शुरू किया था, जनवरी तक में सब खत्म। अरे ये सुनो, नोटबुक में लिखा नहीं तो सवाल ही नहीं आता है, सिर्फ एक 3rd चैप्टर सम से वो लिखा था। यस, हाँ, कोई जोक भी नहीं बोलता था, कुछ नहीं, कोई ज्यादा एग्जाम्पल बाहर के नहीं देता था। अब 12th को कंपेयर करो, मेरे हर एक लेक्चर में एक आध जोक होता है, बाहर के एग्जाम्पल तो भर भर के होते हैं। सब कुछ नोटबुक में लिखा रहा हूँ, मैं खुद बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई बुक नहीं है। उस वक्त बुक में से पढ़ा था, अब बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मई महीने से शुरू किया है वीडियो लेक्चर भेजना, मई जून से, बराबर है। अब तक चल ही रहा है, अब तो आधा भी खत्म नहीं किया। इतना फर्क क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है,
नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आप डबल फीस दे रहे हो। FIGC में आप लोग है ना रोड छाप माल थे, अब आप लोग मोल का माल बन चुके हो। अरे कुछ समझा? 11 के लेक्चर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है हमको, काय को टेंशन पालने का, छोड़ो। और आप लोग भी छोटे होते ना, स्कूल में से मुश्किल से बाहर निकले हैं, तो ज़्यादा कुछ समझता भी नहीं है। मैं 11 में जोक्स कभी नहीं मारता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक बार रिस्क किया था मैंने, एक जोक मारा था ना, पूरा जोक खत्म हो गया, सब लोग इतने शांति से बैठे थे, सिर्फ एक बच्चे को हंसी आई और उसमें बाजू वाले बोला जोक था, तो बाजू वाले हंसने का था। आप लोग कितने स्मार्ट हैं, आपको तुरंत समझता है यहाँ पे हंसना है, यहाँ पे नहीं हंसना है। कभी कभार तो मेरे बोले बगैर हंस लेते, देखा? अभी तुम्हें कोई जोक नहीं मारा तो भी हंस लिया। ये फर्क होता है फ्रेंड्स। अरे कुछ समझा? एक बात समझो, खरीदने वाले की इच्छा होती है कि मैं सस्ते में खरीदूं, पर बेचने वाला हमेशा क्या सोचेगा? महंगे में बेचूं। बेचने वाले को हमेशा AC शोरूम ही पसंद आता है, मैं AC शोरूम में खड़े रहूं और अच्छे से लोग आए खरीद के जाए। करेक्ट? इट मीन्स जो चीज का प्राइस कम, उसकी सप्लाई में कम कर दूंगा। अभी आप लास्ट ईयर 11 को बोलो मतलब कि प्रशांत ने बोला कि आप सब रोड छाप मारो, डोंट से लाइक ऐसा ही अच्छा लगता है, क्योंकि गए साल आप लोगों के बारे में मैंने 12 को वही बोला होगा ना, तो आज कबूल करो ना, माफी तो मांग लो, खत्म करो ना बात। अभी तो आप मॉल का माल बन गए हो, एंजॉय करो। और नेक्स्ट ईयर जब 11 आएंगे ना 12 में, तो उनको भी बोल दूंगा कि उनके बारे में ऐसा बोला था मैंने आपको, ठीक है? डोंट टेक टेंशन। और ये हकीकत है, जो चीज में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो, पैसा मिलता हो, उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे। आया समझ में? अब ये 2 लाइन का कायदा है, यहाँ तक हुआ 2 लाइन का कायदा। इसका कोई अपने को 8 मार्क देगा, इसका कोई 1 मार्क भी नहीं देगा, तो इसको कुछ भी करके अपने को PFT करना पड़ेगा। पता है PFT? प्रशांत सर का फालतू टेक्निक नहीं, पेपर फिलिंग टेक्निक। हम कुछ भी करके पेपर को फिलअप कर देंगे, PFT, पेपर फिलिंग टेक्निक। तो अब मैं क्या करूं, तो छोटा सा एरो करके लिखो एक्सप्लेनेशन, मतलब वो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन, अब मैं जो बोलूं वो आपको लिखना है, राइट डाउन। इट मीन्स, higher the price, comma, higher is the supply, and lower the price, lower is the supply। आपको समझा आपने क्या लिखा? जिस चीज का प्राइस ज्यादा उसकी सप्लाई ज्यादा, तो 12 का बेच ज्यादा लेगा। काय को लेगा ज्यादा? क्योंकि प्राइस ज्यादा है, कमाने को ज्यादा मिलता है। 11 का बेच कम लेगा, काय को कम लेगा? क्योंकि फीस कम है, कमाने को कम मिलता है। तो हायर द प्राइस, हायर इज द सप्लाई, एंड लोअर द प्राइस, लोअर इज द सप्लाई। ये सप्लाई या लो ऑफ सप्लाई, ये बिजनेसमैन की सोच है। लो ऑफ डिमांड क्या था? हायर द प्राइस, लोअर इज द डिमांड। लोअर द प्राइस, हायर इज द डिमांड। यहाँ पे क्या है? हायर द प्राइस, हायर इज द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर इज द सप्लाई। अब अपनी कोई बात हवा में तो होगी नहीं, हम जो भी लिखे उसका प्रूफ होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, शेड्यूल डायग्राम सब होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, द फॉलोइंग शेड्यूल, द फॉलोइंग शेड्यूल, SCHEDULE, कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट लाइन में, द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम, the following schedule and diagram is helpful. The following schedule and diagram is helpful to understand, is helpful to understand, is helpful to understand this concept, helpful to understand this concept।
हम एक शेड्यूल लिख चुके हैं, पहले आप लोग भी लिख लो, फिर समझा देता हूँ। 2 कॉलम बना लो। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज, ये एक्स मतलब एक्सिस है, ये कमोडिटी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स, मतलब इसको एक्स मान लो, ऐसा मान कर तुमको ऐसा। प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज, सेकंड कॉलम सप्लाई ऑफ एक्स इन यूनिट्स। मैंने बहुत इजी टेबल रखा है, बहुत इजी, मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी इसको याद रख पाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में लिख दिया 10, 15, 20, 25, 30, उधर भी 10, 15, 20, 25, 30। अब 2 मिनट पहले इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर लिखाता हूँ कुछ। ये टेबल का मतलब बताऊँ तो, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसका नाम है एक्स, अगर मैं उसको 10 रुपये में बेच रहा हूँ, ओके, तो मैं 10 यूनिट सप्लाई करने को तैयार हूँ। तो इनका प्राइस वॉज ₹10 पर यूनिट, सप्लाई वॉज 10 यूनिट्स, क्योंकि ये चिंधी चोर माल है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा मुझे, तो ज़्यादा सप्लाई करके करूँ क्या। जब प्राइस बढ़ के 5 रुपया बढ़ गया, 15 रुपया हुआ, तो नाउ आई एम ऑल्सो रेडी टू सप्लाई 15 यूनिट्स, और 5 रुपया बढ़ के 20 रुपया हुआ, मैं भी 20 यूनिट सप्लाई करने को तैयार हूँ। जब प्राइस बढ़ के 25 रुपया हुआ, मैं भी 25 यूनिट बेचने को तैयार हूँ, राइट। तो जैसे जैसे प्राइस 5-5 रुपये बढ़ते जा रहा है, मैं अपनी सप्लाई भी 5-5 यूनिट बढ़ाते जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई कंपेरेटिव स्टडी करेगा ना, कंपेरेटिव स्टडी, तो जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे मैंने जो शेड्यूल दिखाया है वो भी ऐसा ही था, और वो उल्टा जा रहा था। अगर मैं ठीक से समझा पाऊँ तो उसका मतलब, सपोज यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे डिमांड, तो उस पर कुछ ऐसा था, यहाँ पे 10, हाँ किधर भी लिखा है, किधर भी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30, फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गया, सॉरी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स देखो, प्लीज़ नोटबुक कंप्लीट करो, प्लीज़ बोल रहा हूँ। अब आप इसकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे शायद। फ्रेंड्स, ऐसा टेबल मैंने डिमांड में लिखा है, जहाँ पे ये मतलब निकलता है, हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। अरे डिमांड के लिए बोल रहा हूँ, लो ऑफ डिमांड के लिए, जहाँ पे मतलब ये निकलता था कि जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, और जब प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। इसको हमने नाम दिया था इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। उनका रिलेशन है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ा, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये बात को लॉ ऑफ सप्लाई में कंपेयर करो। व्हेन द प्राइस वाज ₹10, सप्लाई वाज 10 यूनिट्स। जैसे जैसे प्राइस 5-5 रुपया बढ़ते गया, सप्लाई भी 5-5 यूनिट बढ़ते गया। तो व्हेन द प्राइस राइजेस अप टू 30 रुपीज पर यूनिट, सप्लाई ऑल्सो राइजेस अप टू 30 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे लोअर द प्राइस लोअर इज द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर इज द सप्लाई। तो इसको बोलेंगे देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, वहाँ पे बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यहाँ पे बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अरे दोनों का डिस्टिंग्विश बन रहा है अपने आप। यहाँ पे बोलेंगे देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप आया? प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। अब टेबल तो हमने लिख दिया है, उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। राइट डाउन फ्रॉम द अबोव टेबल, फ्रॉम द अबोव टेबल we get that, from the above table we get that, हमें ये समझ में आएगा कि we get that when the price was ₹10, when the price was ₹10 per unit, ₹10 per unit, comma, supply was 10 units, supply was 10 units,
supply was 10 units. Next line, when the price rises, when the price rises from rupees 10 to rupees 30, from rupees 10 to rupees 30 per unit, from rupees 10 to rupees 30 per unit, supply also rises, supply also rises from 10 units to 30 units, supply also rises from 10 units to 30 units, supply also rises from 10 units to 30 units. Next line, it shows that there is direct relationship between, it shows that there is direct relationship between price and supply, there is direct relationship between price and supply. Next session friends, compulsorily you should have scale, पेंसिल, खुद का सामान लेके आएंगे, खुद का सामान कंपल्सरी. हम इसका डायग्राम सीखने वाले हैं. That's enough for this session. Thank you so much. Please take care of yourself. कल अगर लेक्चर रहेगा तो मैसेज आएगा, कल अगर लेक्चर रहेगा तो मैसेज आएगा.